हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब है इसमें चर दो गो होगा। जैसे यहाँ देखिए x और y दो चर है, तो ये जो समीकरण होगा इसमें चर दो गो होगा। रैखिक का मतलब है चर का घात एक होगा, x का घात भी एक है और y का घात भी एक है। तो हो गया दो चर वाले रैखिक, चर दो गो और दोनों का घात एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। समीकरण युग्म का मतलब है कि जब दो गो समीकरण इस तरह का दिख जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे समीकरण युग्म। यही दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दो गो आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो गो। ये है इसका इंग्लिश होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका फॉर्मेट ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है इसका, ये इस रूप का होता है। ये a क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है वो a होता है, y का गुणांक b होता है और जो अचर होता है जिसके साथ x और y चर नहीं लगा हुआ रहता है वो हमको c होता है। इसमें देखिए a b c ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये आता है। मतलब a वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब वास्तविक संख्या होती है। इसमें लेकिन कंडीशन ये होगा कि a हमको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म ही इसमें ख़त्म हो जाएगा। b भी 0 नहीं होना चाहिए, b जैसे 0 हो गया तो y वाला ख़त्म हो जाएगा, तो वो दो चर वाला तब नहीं रह जाएगा। यदि दोनों 0 हो गया तो x y दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो चर उसमें बचेगा ही नहीं। इसलिए ना तो a 0 हो सकता है ना ही b 0 हो सकता है। हाँ, c 0 हो सकता है, c 0 आ सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है, जहाँ पे ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसमें a b c रियल नंबर के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। a 0 नहीं आना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा वो इस रूप का होगा। x के पीछे में कोई कोफिशिएंट होगा, y के पीछे में कुछ होगा और ये तो हमारा अचर होगा। उसी तरह से ये x के पीछे में दूसरा कोई अचर होगा, y के पीछे में कोई दूसरा अचर होगा और ये c2 इस तरह से। जब इस तरह से रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब है जोड़ा। अब देखिए इसमें से इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये जो दिया हुआ है हमको रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है ये संगत है, कभी पूछ देगा असंगत है ना, संगत है या असंगत है। इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इस केस में ये जो समीकरण युग्म है इसका हल आता है, लेकिन एक ही हल आता है, केवल एक, या इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। केवल एक को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय हल, केवल एक हल को हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। और इस केस में जो ग्राफ बनाएंगे, इस रेखा का एक ग्राफ बनाएंगे और इस रेखा का जो ग्राफ बनाएंगे, दोनों रेखाओं का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इस तरह से दो रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही हमारा हल होता है।
इसका जब हम लोग हल निकालेंगे तो इसका जो हल आएगा तो यही बिंदु हमारा, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही हमारा x और y का वैल्यू होगा, x और y का मान होगा। इस केस में हमको हल निकलता है, लेकिन एक हल निकलता है, केवल एक हल। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये दोनों तो बराबर हो, ये दोनों अनुपात बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर है लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं हो, तो इस केस में कोई हल नहीं निकलता है, इस केस में कोई हल नहीं निकलता है। और रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। अगर इन दोनों का ग्राफ, इस केस में अगर इस तरह का केस आ जाएगा, उसमें अगर हम लोग दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों ग्राफ की जो रेखा होगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। और समांतर रेखा कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, जब मिलेगी नहीं तो हल नहीं निकलेगा, इस केस में हल नहीं निकलेगा। ये जब रेखाएं समांतर हो जाएगी तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगी, और जब काटेगी ही नहीं तो हल कोई नहीं निकलेगा। तो इस केस में हमको कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा देखिए, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस केस में रेखाएं क्या होगी, इसका जब ग्राफ बनाएंगे दोनों का, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। रेखाएं समपाती होगी का क्या मतलब है, एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगी, और एक दूसरे के जब ऊपर में आ जाएगी तो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, तो इस केस में हमको अनंत हल मिलेगा, ढेरों हल मिलेगा। तो इस कंडीशन में यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो केवल एक हल निकलेगा। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हल जो होगा, हल चूंकि हल निकलेगा तो उसको संगत बोल देंगे। इस केस में हल निकलता है और इस केस में हल निकलता है। जब हल निकलेगा, चाहे एक हल निकले या अनंत हल निकले, जब भी हल निकले तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत, जब हल नहीं निकले तो उसको बोलेंगे असंगत। आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये इस पर सवाल निश्चित रूप से रहता है। आपको दो समीकरण युग्म दे देगा, रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, और उससे आपको बोलेगा कि बताइए ये संगत है, असंगत है, या कितना हल निकलता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या फिर समपाती है। तो इस कंडीशन को आप देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। जब हल निकलेगा तो उस केस में संगत बोलेंगे, जब हल नहीं निकलेगा तो असंगत बोलेंगे। जब ऐसा केस आ जाएगा तो केवल एक हल, और रेखाएं, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर ये कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं निकलेगा, और उस केस में क्या होगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तीसरा, ये कंडीशन अगर आ जाए तो इस केस में अनंत हल होगा, रेखाएं समपाती हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। इसको एक बार देखिए, फिर इस पर हम लोग सवाल करते हैं। चलिए आइए एक सवाल को देखते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 4 तरीका है। 4 तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि, चौथा है ग्राफीय विधि। इसी एक सवाल को हम चारों विधि से हल करके आपको दिखाते हैं। बहुत आसान है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक के स्थान पे दूसरे को लाइए। विलोपन का मतलब है एगो को हटाइए। वज्र गुणन का भी मतलब आपको कोना कोनी गुना करना पड़ेगा। ग्राफीय विधि, इन सब विधि को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग, ये जो सवाल है, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। ये ऐसा भी दिया जा सकता है, x + y = 5 दिया हुआ है। कभी कभी ये इधर भी दिया हुआ रह सकता है, इसको आप उधर ले जाइए या इधर भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में इसको उधर ले जाना पड़ेगा। ये हमको मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसको हम लोग इस विधि से हल कर रहे हैं। पहला विधि ले रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना। इसको हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, इसमें है क्या कि आप समीकरण 1 या 2, समीकरण किसी में से x या y का मान निकाल के 1 से निकालते हैं तो 2 में रखिए, अगर 2 से निकालते हैं तो
एक में रखिए। यही है प्रतिस्थापन विधि। देखिए समीकरण 1 से हम लोग कर रहे हैं, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, x का ही मान निकाल ले रहे हैं, या y का भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, उसको सरल कर लीजिए, दूसरे का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर हमको है 5, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब इस मान को उठा के 2 में रख दीजिए। 1 से निकाले हैं x का मान, तो उसको 2 में रखिए। 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसका मान उठा के इसमें रख दीजिए। ये क्या है हमको, ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ से x का मान रखना है, x के जगह पे रखेंगे ये 5 माइनस वाई, तो इसको रखिए 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 3 2 5y माइनस 5y माइनस 5y बराबर 4, अब माइनस 10। यहाँ से इसको, ये माइनस 5y बराबर है 4 में से 10 गया, 4 में से 10 जाएगा ना इधर, ये वाला 2y, 5 दूना 10, 2y माइनस 3y बराबर 4। ये हो जाएगा इधर माइनस 5y, ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया तो माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा y बराबर आप लिखिएगा तो माइनस 6 बटे माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6 बटे 5। y का मान आ गया 6 बटे 5। अब y का मान यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, किसी भी समीकरण में, 3 गो समीकरण हमने माना है, तीनों में से किसी भी समीकरण में y का मान रख लीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो हम इसी में रख ले रहे हैं, आसान होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख लीजिए। समीकरण 3 में जब y का मान रखिएगा, जहाँ y है वहाँ पे y के बदले इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस y है, y की जगह रख लीजिए, x बराबर 5 माइनस y की जगह रखेंगे 6 बटे 5, 6 बटे 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 25, 25 में से 6 गया 19, ये हो जाएगा 19 बटे 5। तो हमको y का भी मान मिल गया, y का मान आ गया 6 बटे 5 और x का मान आ गया 19 बटे 5। ये है हमको प्रतिस्थापन विधि। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y किसी का भी मान निकाल के दूसरे में रख दीजिए। इसमें से x का मान निकाला, इसमें रख दिया तो y का मान मिल गया। फिर उसी मान को इसमें या समीकरण 3 में किसी में भी आप रखिए, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। इसको एक बार देखिए, फिर विलोपन विधि से इसी को हल करते हैं। आइए हम लोग आज प्रतिस्थापन को ही देख लेते हैं, 2-3 सवाल इस पर कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि, वज्रगुणन और ग्राफीय विधि से देखेंगे। ये देखिए, ये हमको समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है। प्रतिस्थापन में हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 या 2 से किसी से भी एगो का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी,
यहाँ से क्या करिए, x का ही मान निकालिए या y का, किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम x का निकाल रहे हैं। यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपको a माइनस बी, और इसमें माइनस हो जाएगा y, a माइनस बी माइनस y, ये हो जाएगा x का मान। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए कि 1 से हमने x का मान निकाला, इसको 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये है। 1 से हमने x का मान निकाला है तो उसको रखेंगे समीकरण 2 में, रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमको ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। यहाँ पर x के जगह पे इसको रखिए, x के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू में a माइनस बी माइनस वाई, ये a के x के जगह पे हमने इसको रखा, फिर माइनस बी वाई बराबर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा a गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वाई वाला को रहने दीजिए, बाद बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। इसमें से ऐसा करिए, इसमें से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, आप माइनस वाई कॉमन लीजिएगा। अगर आप माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा आपको ए प्लस बी, इधर बच जाएगा। इसमें से चाहिए, इसमें से आप बी कॉमन ले लीजिए, तो बी कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें ए बचेगा, इसमें बी बचेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, तो बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बच गया माइनस वाई बराबर बच गया इधर बी। तो अगर y बराबर आप लिखना चाहते हैं तो इधर माइनस आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमको माइनस का b, y बराबर आ जाएगा माइनस b। अब इसमें से क्या करिए, किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए। हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 में मान रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर a माइनस बी या माइनस वाई, ये है, इसमें रख दीजिए मान। x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, वाई के जगह पे माइनस बी है तो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा आपको x बराबर a माइनस बी, या माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी, ये और ये ख़त्म हो गया, आपको x का मान निकल के आ गया a। यहाँ से x का मान निकल के आ गया a। देख लीजिए, इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है प्रतिस्थापन विधि में। आइए एक और सवाल देखते हैं इस पर। ये हमको समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं हम लोग। समीकरण 1 से देखिए, यहाँ से x का मान निकालिए, क्या हो जाएगा। समीकरण 1 तो है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये दिया हुआ है। यहाँ से x का मान निकालिए, ये हो जाएगा √2x बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का √3y। यहाँ से अगर x निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3y बटे में हो जाएगा √2, ये हो जाएगा x का मान। इसको मान लीजिए एक बार के लिए, समीकरण नंबर 3।
अब x का मान समीकरण 2 में रखिए, 1 से x का मान निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। यहाँ हो जाएगा, ये समीकरण 2 क्या है, ये है √3x माइनस √8y बराबर 0 है। यहाँ पे मान रखना है हमको, √3x के जगह पे इसको रख देंगे, x के जगह पे हमको रखना है माइनस √3y बटे में √2, माइनस ये चल ही रहा है, √8y बराबर 0। ये हमको अब देखिए, इसमें हमको इसको गुना करना है, √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का √3 गुना 3, 3y बटे में √2 बराबर, ओ सॉरी ये भी तो है, आगे में है माइनस का √8, माइनस का √8y बराबर 0। इन दोनों को गुना किए हैं, √3 गुना √3, 3 हो गया, y बटे में √2। अब देखिए, इसका अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करें तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस इसका गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 8 गुना 16, √16y बटे में ये √2 बराबर 0। अब हम लोग इसको 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, माइनस 3y माइनस 4y, इसको इधर लेके चल जाइए, 0 से गुना हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 माइनस 7y बराबर 0। यहाँ से अगर y निकालते हैं तो आपको ये हो जाएगा 0, इधर बटे में आ जाएगा, 0 के बटे में ये आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान मिल गया हमको 0। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या इधर भी रखिएगा तो एक ही बात होगा, कहीं भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर माइनस √3y बटे में है √2, तो ये हो जाएगा, रख दीजिए। y का मान तो हमको 0 है, तो 0 रखने पर तो सबको ये 0 कर देगा। यहाँ से x का भी मान हमको कितना आ जाएगा, 0, x का मान भी 0 आ जाएगा। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।